हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में और आज का वीडियो होने वाला है आईपीएल कैप्टन्स के बारे में। बट उससे पहले होली के नेक्स्ट डे पे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अपनी होली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप लोग सेफ होगे, किसी ने ज़्यादा हुड़दंगी नहीं की होगी। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को होली की बहुत-बहुत बधाई। और आज के वीडियो में चौधरी साहब पधारे हैं, तो आज हम आईपीएल कैप्टन्स के बारे में बात करेंगे। आईपीएल कैप्टन से इंट्रोड्यूस आपको कराएँगे और सभी टीमों ने अपने कैप्टन्स को अनाउंस कर दिया है और हमारे क्रिकेट के जो ओजीज थे, जिनको देखते हुए हमने आईपीएल देखना शुरू किया था, उनमें से अब कोई भी कैप्टन नहीं है। लास्ट कैप्टन रोहित शर्मा था और लास्ट ईयर के बाद ऐसा लगा था कि शायद इस बार फिर एमआई एक बार फिर रोहित शर्मा को कैप्टन बना दे, बट वो चीज हुई नहीं, जो कि बहुत सही भी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन होना चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे मुझे ये फीलिंग है कि जसप्रीत बुमराह को एमआई को छोड़ के किसी और टीम में जाके कैप्टनसी करनी चाहिए थी। ये देखने में बहुत मजा आता कि पैट कमिंस की टीम और जसप्रीत बुमराह की टीम आमने सामने होती और ये दोनों अपनी टीम को किस तरीके से लीड करते, ये देखने में बहुत मजा आता। लेकिन एमआई ने कमाल का रिटेंशन किया। एमआई ने जिस तरीके से रिटेन किया प्लेयर्स को, लास्ट ईयर के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद एमआई ने अपने कोर को हिला दिया, लेकिन जब रिटेंशन की बात आई तो रिटेन करने के लिए उन्होंने तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या सबको रिटेन किया। एक ईशान किशन को इन्होंने छोड़ दिया है, बट स्टिल कोर इन्होंने अपना मेंटेन किया और 10 के 10 टीमों ने अपने कैप्टन अनाउंस कर दिए हैं। दिल्ली सबसे लेट था, लेकिन होली के दिन उन्होंने भी अक्षर पटेल को अपना कैप्टन बना दिया है, जो कि बहुत ही सही चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अक्षर पटेल ने इतने सालों में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, अब शायद कैप्टनसी डिजर्व करता है। अक्षर पटेल का ये सीजन किस तरीके से जाता है, दिल्ली का ये सीजन किस तरीके से जाता है, और कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दिल्ली की बात कर रहे थे तो शुरू दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली ने अक्षर पटेल को अपना कैप्टन बनाया है। दिल्ली के पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, फैफ डुप्लेसी था, फिर केएल राहुल था, फिर अक्षर पटेल था, बट दिल्ली ने जिस तरीके से अक्षर पटेल पे ट्रस्ट दिखाया, मतलब रिसेंट टाइम में अगर दिल्ली के कोर की बात करें तो दिल्ली में अक्षर पटेल अब उनका कोर एलिमेंट है, कोर प्लेयर है दिल्ली का। तो अक्षर पटेल को कैप्टनसी देना ये मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। और जिस तरीके से अब ऑक्शंस के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं कि 3 साल के बाद मेगा ऑक्शन होगा, तो एटलीस्ट 3 साल तक तो अक्षर पटेल को कैप्टनसी मिलनी चाहिए। ये उनका पहला साल होगा और पहले साल में जिस तरीके से वो उनको टीम मिली है, दिल्ली की टीम काफी अच्छी लग रही है, लेकिन दिल्ली का स्टेडियम एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, तो वहां पे किस तरीके से कैप्टनसी करेंगे ये देखना होगा। और केएल राहुल पे वो जो कैप्टनसी का बर्डन पड़ जाने के बाद केएल राहुल जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर कुछ ज्यादा ले लेते, तो उन पे वो बर्डन नहीं डाला, ये बहुत अच्छी चीज की। फैफ डुप्लेसी कैप्टनसी कर सकते थे, लेकिन अक्षर पटेल बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएगा टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ, और उसे पता है कि टीम में किसका बॉन्ड किस तरीके से है। जो भी पुराने प्लेयर्स है उनको नए प्लेयर्स के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना होगा, मर्ज करना होगा। एक स्मूथ ट्रांजिशन की उम्मीद हम कर रहे होंगे। मुनाफ पटेल वहां पे मेंटर है और कोचिंग स्टाफ भी नया किया है इन्होंने। रिकी पॉन्टिंग को जाने दिया और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में पिछले साल या उससे पहले जो प्रॉब्लम्स थी, वो सिर्फ उनकी टीम में नहीं, वो उनके कोचिंग में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग दोनों को कोचिंग का पार्ट बनाना, और दोनों इतने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं और दोनों इतने साल से एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं और दोनों एक लीडर है। दो लीडर को आप सेम पेज पे नहीं ला सकते, ये बहुत मुश्किल होता है और टीम में वो रिफ्ट दिखता था। जैसे लास्ट ईयर पृथ्वी शॉ वाला इंसिडेंट हुआ था और काफी कुछ हुआ था, तो दिल्ली ने ये चीज बहुत अच्छी की है कि अब पॉन्टिंग को जाने दिया और शायद सौरव गांगुली को भी जाने दिया, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, जब हम टीम्स पे बात करेंगे तब इसके बारे में जरूर बात करेंगे। और नेक्स्ट आ जाते हैं आईपीएल के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर श्रेयस अय्यर पे, जो कि कुछ कितने 5 मिनट या 8 मिनट के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर थे। उसके बाद ऋषभ पंत ने वो टाइटल ले लिया, तो पंजाब वालों ने श्रेयस अय्यर को खरीदा है ऑक्शन में और पंजाब वालों ने श्रेयस अय्यर को अपना कैप्टन बना दिया है। और लास्ट ईयर हमने देखा था कि केकेआर को श्रेयस अय्यर ने किस तरीके से लीड किया। ऑल्दो बहुत सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को मिल गया था, श्रेयस अय्यर को उस तरीके से क्रेडिट मिला नहीं जिस तरीके से मिलना चाहिए। और श्रेयस अय्यर के साथ
पिछला कुछ टाइम बहुत अच्छा नहीं रहा था जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था 2023 में। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटना और वो सस्पेंशन वगैरह वो सब होने के बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई के चेयरमैन को मजबूर किया है बार बार ट्रॉफीज देने के लिए, वो अपने आप में कमाल है। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में भी बीसीसीआई के चेयरमैन ने जिस तरीके से वो कोट वगैरह पहनाया था, फिर सैयद मुश्ताक अली और कई सारी ट्रॉफी श्रेयस अय्यर ने जीती है, जिस तरीके से लास्ट कुछ समय उनका एज अ प्लेयर गया है वो बहुत कमाल है। एज अ कैप्टन भी केकेआर के लिए जो उन्होंने किया था वो कमाल था। और अब जब पंजाब ने श्रेयस अय्यर को लिया है, रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने हेड कोच की तरह लिया है, तो रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर दोनों ने एक साथ काम किया है दिल्ली में, और दिल्ली में भी श्रेयस अय्यर ने दिल्ली को प्लेऑफ या फाइनल तक पहुंचाया था। तो श्रेयस अय्यर की एबिलिटी रही है कि वो अपने कैप्टनसी से टीम को प्लेऑफ्स तक लेके जाते हैं। केकेआर को तो टाइटल ही जिता दिया, दिल्ली को भी शायद फाइनल में लेके गए थे। तो श्रेयस अय्यर एज अ प्लेयर बहुत अंडररेटेड रहे और उनकी कैप्टनसी तो और ज्यादा अंडररेटेड रही है, क्योंकि दिल्ली में भी टाइटल भले नहीं जीता था लेकिन कैप्टनसी बहुत अच्छी चल रही थी। और एक साल वो पूरा इंजर्ड होने की वजह से जब ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया था, उसके बाद श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी नहीं दे रहे थे, शायद ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद केकेआर ने श्रेयस अय्यर को खरीद के श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया था। और इस साल ये तो न्यूज थी, अब ये कितनी सही थी कितनी नहीं ये मुझे तो नहीं पता है, बट ऐसा कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर ने केकेआर से 30 करोड़ मांगा था। अब रिटेन होने के लिए 30 करोड़ थोड़ा ज्यादा था, लेकिन सेम टाइम पे वेंकटेश अय्यर के लिए इन्होंने 23 पॉइंट समथिंग करोड़ स्पेंड किए हैं, और वेंकटेश अय्यर को इन्होंने कैप्टन भी नहीं बनाया, तो शायद श्रेयस अय्यर को उतना दे सकते थे, वी नेवर नो। बट पंजाब इस आईपीएल 18 सीजन में ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि श्रेयस अय्यर एक टाइटल विनिंग कैप्टन को ला के पंजाब अपनी किस्मत बदलना चाहता है। तो लेट्स सी पंजाब किस तरीके से परफॉर्म करता है। और गुजरात टाइटंस ने सेम कैप्टन रिटेन किया है, शुभमन गिल, और शुभमन गिल का ये सेकंड ईयर है। अब शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। शुभमन गिल एज अ कैप्टन फर्स्ट ईयर लीड कर रहे थे लास्ट ईयर, और टीम में कुछ चेंजेस आए थे, हार्दिक पांड्या मुंबई आ गए थे और काफी कुछ हुआ था, प्लेयर्स की इंजरी वगैरह थी, शमी इनके लिए अवेलेबल नहीं था। और इस साल शमी को जाने देना मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत डिसीजन था जीटी की तरफ से, क्योंकि 4 ओवर अगर डालने की बात है तो शमी इतना फिट तो हो ही गया था। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देख लिया 10 ओवर पूरे डाले हैं, तो 4 ओवर डालने के लिए शमी तो एनीवेज फिट होने ही वाले थे। बट गुजरात के मैनेजमेंट ने सोचा कि शमी की अब शायद उन्हें जरूरत नहीं है, और अब जब सेकंड ईयर पे शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहे होंगे, अब शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि गुजरात अपने पहले ही साल में ट्रॉफी जीत गया था, सेकंड ईयर में वो फाइनल खेले थे, और थर्ड ईयर में गुजरात प्लेऑफ में भी नहीं था। तो 3 साल की अगर उनकी जर्नी देखे तो उनका ग्राफ अब नीचे को जा रहा है। तो इस साल शुभमन गिल से बहुत एक्सपेक्टेशन होगी। टीम भी काफी अच्छी है, सिराज वगैरह को उन्होंने लिया है। सिराज एक रिडम्पशन के साथ आएगा, क्योंकि सिराज को वनडे से भी ड्रॉप किया गया, और T20 में भी अब सिराज शायद टीम के प्लान में नहीं है। तो ये साल सिराज के लिए रिडम्पशन का रहेगा। आरसीबी ने भी रिटेन नहीं किया, ये बहुत शॉकिंग था सिराज के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो लेट्स सी गुजरात भी किस तरीके से परफॉर्म करती है शुभमन गिल के कैप्टनसी के अंदर। अब नेक्स्ट टीम आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी ने कैप्टन बनाया है रजत पाटीदार को, और बहुत स्पेकुलेशंस रूमर्स के बाद विराट कोहली को कैप्टन नहीं बनाया है, और विराट कोहली को शायद कैप्टनसी करनी भी नहीं है। और विराट कोहली ने आरसीबी को कुछ 2011 से 2023 तक कैप्टन किया था, या 2013 से 2021 तक किया था, कुछ 9 या 10-12 साल का उनका कैप्टनसी का टेन्योर रहा है, और आरसीबी एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। आरसीबी और पंजाब ये दो ऐसी टीम है जहां पे ये ट्रॉफी लेस गए हैं, और इनकी टीम कई बार देख के ऐसा लगता है कि शायद ये साल इनका डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंजाब ने तो सिर्फ 2 बार ये प्लेऑफ्स क्वालिफाई किया, एक बार फाइनल खेला और एक बार शायद प्लेऑफ ही खेला है। आरसीबी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, बट आरसीबी में जिस तरीके के फ्लैम्बॉइंट प्लेयर्स होते हैं, जिस तरीके से इनकी टीम अपने आप को प्रेजेंट करती है, आरसीबी के पास ट्रॉफी ना होना ये थोड़ा शेमफुल है, और थोड़ा आरसीबी के इमेज के साथ ना वो जेल नहीं होता सही से, क्योंकि आरसीबी के पास एक आधी ट्रॉफीज होनी चाहिए। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, ऐसे बड़े बड़े नाम होने के बाद, मतलब मिचेल स्टार्क भी इनके पास था, हेजलवुड वगैरह, बॉलर्स बैटर्स सब कुछ ठीक थी, बट इनकी टीम में कहीं कुछ गलत होता है। जिस प्लेयर को ये लेते हैं वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। आरसीबी और पंजाब दोनों का यही हाल है। पंजाब का इससे ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि 18 सीजन में उन्होंने 17 कैप्टन चेंज किए। आरसीबी का एटलीस्ट इतना बुरा हाल नहीं है, एटलीस्ट कैप्टनसी में उन्होंने वो बिलीव दिखाया है एक प्लेयर पे। तो आरसीबी में रजत पाटीदार कैप्टन बनेंगे। रजत पाटीदार एमपी के लिए कैप्टन करते हैं शायद से, और अपनी स्टेट टीम के लिए उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की है।
बट आईपीएल एक डिफरेंट बॉल गेम है और एक्सपीरियंस कैप्टन के सामने और रजत पाटीदार का ये पहला सीजन होगा तो रजत पाटीदार से एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा गलत होगा, लेकिन स्टिल इस बार की टीम इनकी काफी अच्छी दिख रही है। बॉलर्स इन्होंने अच्छे लिए, भुवनेश्वर कुमार को इन्होंने लिया है, हेजलवुड है, फिर यश दयाल है जिसने लास्ट ईयर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया था अपनी बॉलिंग से, माही भाई को मारने नहीं दिया था छक्का। तो आरसीबी एक्सपेक्ट करेगा इस साल की इनके बैटर्स ऊपर से वो काम करके दे, वो रन्स फर्स्ट बैटिंग करते हुए सेट करे जो कि इनके बॉलर्स डिफेंड कर पाए। फिल सॉल्ट और विल जैक्स वगैरह इन्होंने लिए हैं, तो फायर पावर इनकी टीम में है। बट एक डिपार्टमेंट जो इनका हमेशा लैक करता था, बॉलिंग, वो इस बार इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। तो लेट्स सी आरसीबी किस तरीके से परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं एलएसजी के बारे में, मेरी होम टीम के बारे में। ऋषभ पंत को इन्होंने कैप्टन बनाया है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल सीजन में। और ऋषभ पंत को कैप्टन बनाना कितना सही था कितना नहीं था, इस पे मेरा एक ही ओपिनियन है कि निकोलस पुरन वहां पे था। और इस आईपीएल सीजन में 10 टीम में से सिर्फ एक ऐसी टीम है जिसका फॉरेन कैप्टन है, पैट कमिंस। और पैट कमिंस ने बहुत बुरा नहीं किया। पैट कमिंस ने हैदराबाद को जिस तरीके से लीड किया है वो अपने आप में कमाल है। जिस तरीके से प्लेयर्स को वो फ्रीडम दिया है कि अपने आप को जाके एक्सप्रेस करो, और अभिषेक शर्मा को जिस तरीके से हैदराबाद ने ग्रूम किया, वो टीम इंडिया के लिए एक एसेट बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद निकोलस पुरन को कैप्टनसी देनी चाहिए थी, एक मौका एटलीस्ट देना चाहिए था। निकोलस पुरन एलएसजी का कोर भी है और जितना इन्वॉल्व निकोलस पुरन एज अ कैप्टन हो सकता था, क्योंकि 3 साल में निकोलस पुरन अब एलएसजी का कोर बन चुके और निकोलस पुरन के साथ लखनऊ वालों का एक सेंटिमेंट जुड़ना भी शुरू हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि निकोलस पुरन को कैप्टन बना सकते थे। ऋषभ पंत को इन्होंने बनाया है क्योंकि सबसे महंगा खरीदा शायद इसलिए। बट लेट्स सी, दिल्ली में भी ऋषभ पंत ने बहुत बुरी कैप्टनसी नहीं की थी, और कैप्टनसी मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत है, वो लीडर वाली एबिलिटी तो है। तो लेट्स सी कि ऋषभ पंत किस तरीके से कैप्टनसी करते हैं। और ऋषभ पंत के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये पहला सीजन है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो मिस्टेक्स कर सकता है, ऐसा ऋषभ पंत के केस में नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत ऑलरेडी कैप्टन करके आ रहा था। इस टीम में जेल होने में हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कैप्टनसी के लिए एक्सपेक्टेशन ऋषभ पंत से ये पहले ही साल से होने वाली है। और फिर एमआई की बात करें तो एमआई तो मतलब एमआई ने कैप्टन रिटेन किया है, हार्दिक पांड्या को ही इस साल कैप्टन बनाया है। लेकिन एमआई की अगर प्लेइंग 11 की भी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 तो कैप्टन ये खिला ही रहे। रोहित शर्मा कैप्टन है, फिर सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, जसप्रीत बुमराह टेस्ट टीम के होपफुली कैप्टन होंगे, और उसके बाद मिचेल सैंटनर वो भी कैप्टन है, और हार्दिक पांड्या खुद कैप्टन है। तो 5-6 तो ये कैप्टन ही खिला रहे। तो एमआई वालों की बात करें तो एमआई वालों का ये साल काफी अच्छा रहा है अब तक, क्योंकि जिन कोर प्लेयर्स को ये रिटेन करना चाहते थे उनको ये रिटेन कर पाए। सबसे पहली चीज, जसप्रीत बुमराह को जाने नहीं दिया, रोहित शर्मा को जाने नहीं दिया, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, किसी को इन्होंने जाने नहीं दिया है। ईशान किशन को इन्होंने जाने दिया है, और वो जाने देना भी थोड़ा अच्छे से ही हैंडल किया। जिस तरीके से ईशान किशन को लेके पोस्ट वगैरह आया था तो अच्छे टर्म्स में ही ऐसा लग रहा है कि खत्म किया। लेकिन मुंबई जिस तरीके से इस साल टीम बना के आ रही है, टीम इनके काफी स्ट्रांग है। बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो बॉलिंग यूनिट में इनके पास जसप्रीत बुमराह है। इंजरी के बाद वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन है, बट जसप्रीत बुमराह 4 ओवर तो जसप्रीत बुमराह के हटा दो। फिर ट्रेंट बोल्ट है, उसके बाद दीपक चहर, ये दोनों ऐसे बॉलर है जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लिए ओपनिंग पावर प्ले में। तो मुंबई के अगेंस्ट जो भी टीम खेलने आएगा वो रन्स कब स्कोर करेंगे। ट्रेंट बोल्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं जाता है, दीपक चहर बहुत एक्सपेंसिव नहीं जाएगा। 4 ओवर में ज्यादा से ज्यादा कितना 40। बट हार्दिक पांड्या भी है वहां पे, मतलब हार्दिक पांड्या को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हार्दिक पांड्या के होने की वजह से हम इंडिया टीम में 2 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, और उसमें दूसरा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या होता है, T20 में भी ओडीआई में भी। तो हार्दिक पांड्या के होते हुए दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, इनका पेस अटैक बहुत खतरनाक। स्पिनर्स इन्होंने अच्छे लिए, वो गजनफर को लिया था बट वो इंजरी की वजह से अब शायद मुंबई का पार्ट नहीं है, और मुजीबुल रहमान को शायद से इन्होंने अपनी टीम में बुलाया है। तो लेट्स सी मुंबई वालों का ये सीजन कैसा जाता है। हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्टेशन बहुत है, और टीम में इस बार ये होप कर रहे हैं कि फैंस, प्लेयर्स, हर कोई एक जेल्ड वे में एक सेम डायरेक्शन में हो। पिछले साल बू वगैरह बहुत हुआ था, तो इस साल वो सपोर्ट देखने को मिले तो बहुत मजा आएगा। और सीएसके की कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़ करने वाले हैं। अब माही भाई तो अभी भी वहां पे हैं, माही भाई तो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है कि कब रिटायरमेंट लेने वाले। ये जो
चीज है कि ना माही भाई बता रहे और ना लोग इसको छोड़ रहे। अब वो रिटायर कब होंगे ये किसी को भी नहीं पता, ये सीजन लास्ट होगा या अगला एक और खेलेंगे किसी को नहीं पता है। और माही भाई के होने की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से कैप्टनसी होनी चाहिए वो कैप्टनसी एबिलिटी दिखती नहीं है, क्योंकि माही भाई का ऑरा ही इस तरीके से है कि वो टीम में अपना इन्वॉल्वमेंट हटा नहीं सकते और हर कोई उन्हें लुकअप करता है सजेशन के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो वो वाली चीज जा नहीं सकती जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि एक डीआरएस लेना था तो बॉलर माही भाई की तरफ देखने लग गया तो माही भाई बोलते हैं कि अरे कैप्टन वो है उससे पूछना। इन चीजों को हटा नहीं सकते। तो जब तक माही भाई है ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी को लेके बहुत बातें नहीं हो सकती, क्योंकि चेन्नई जैसे ही फेल करता है वैसे ही ऋतुराज की कैप्टनसी बुरी हो जाती है और जैसे ही जीत जाते हैं तो थाला फॉर अ रीजन और माही भाई को क्रेडिट चला जाता है। तो चेन्नई पे जब तक माही भाई है तब तक कैप्टनसी पे मुझे नहीं लगता कि एक फेयर एनालिसिस हो पाएगा, क्योंकि क्रेडिट जो मैच के बाद होता है वो बहुत ही अनफेयर है ऋतुराज गायकवाड़ को लेके। बट चेन्नई को अपना गेम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई ने लास्ट ईयर खेला था उसके लास्ट ईयर खेला था, चेन्नई को अपना गेम बदलने की जरूरत है। क्योंकि अब एसआरएच जैसी टीम और बाकी टीम जिस तरीके से टी20 क्रिकेट को अब लेके आगे बढ़ेगी, इस साल मुझे ऐसा लगता है कि टी20 क्रिकेट बहुत डिफरेंट होने वाला है इंडिया में। तो अब आरआर पे आ जाते हैं। आरआर ने भी इस ऑक्शन में काफी ब्लंडर्स किए हैं, युजवेंद्र चहल को जाने दिया है, जॉश बटलर को जाने दिया है। आरआर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ध्रुव जुरेल पे इन्होंने पैसे खर्च किए हैं सही है। बट ऐसे प्रैक्टिकली अगर बात करें तो शायद ध्रुव जुरेल को अगर ऑक्शन टेबल से खरीदा होता राइट टू मैच के साथ तो शायद इससे कम का ही पड़ता या इतने का ही पड़ता। तो रिटेंशन की जरूरत नहीं थी, शायद से रिटेन जॉश बटलर को या युजवेंद्र चहल को कर सकते थे, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने ऐसा नहीं है कि बुरा परफॉर्म किया था जिसको आप छोड़ रहे हो। युजवेंद्र चहल का लास्ट ईयर आईपीएल काफी अच्छा गया था, बट अब युजवेंद्र चहल पंजाब के साथ है और राजस्थान ने जाने दिया है। अब राजस्थान ने जॉश बटलर को क्यों जाने दिया वो फिर भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि संजू सैमसन को जिस तरीके से इंडिया टीम एज अ ओपनर देख रही है तो शायद संजू सैमसन इस बार यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और 3 नंबर पे किसी और को भेजेंगे। और रियान पराग का भी नंबर शायद अब ऊपर आएगा, शायद रियान पराग से ही 3 नंबर खिलवा सकते हैं। वी नेवर नो कि ये टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे। बट राजस्थान की बॉलिंग ठीक ही है, बैटिंग बात करेंगे जब हम टीम प्रीव्यू पे आएंगे तब डेफिनेटली बात करेंगे। बट अब तक जिस तरीके से राजस्थान ने डिसीजंस लिए थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं। बट संजू सैमसन से अब बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि काफी टाइम हो गया राजस्थान की कैप्टनसी करते हुए और अब शायद ट्रॉफी की एक्सपेक्टेशन करना अनफेयर नहीं होगा। संजू सैमसन को अपना गेम अप करना होगा और टीम किस तरीके से खेलती है और कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलेगा ये हम प्रीव्यू पे देखते हैं। और फिर एसआरएच की जब हम बात करते हैं तो एसआरएच इकलौती टीम है जहां पे फॉरेन कैप्टन है पैट कमिंस। और पैट कमिंस की कैप्टनसी की बात करें तो पैट कमिंस बहुत ही खतरनाक कैप्टनसी करता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं लगा था कि टी20 में पैट कमिंस कैप्टनसी कर सकता है 2024 के वर्ल्ड कप में। वहां पे 2024 में हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए पैट कमिंस ने जिस तरीके से बॉलिंग की थी, जिस तरीके से टीम को चलाया था, जिस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को यूज किया था, हैदराबाद से बेटर किसी ने इम्पैक्ट प्लेयर को यूज नहीं किया। तो पैट कमिंस एज अ कैप्टन जितना इफेक्टिव है मुझे नहीं लगता कि उस टीम में कोई और कैप्टन बन सकता है, या फिर पैट कमिंस को छोड़ना भी चाहिए था या फिर छोड़ के किसी और को कैप्टन बनाना भी चाहिए था। ये मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। और पैट कमिंस के अवेलेबिलिटी पे थोड़े से सवाल है कि स्टार्टिंग के मैचेस में पैट कमिंस होंगे कि नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो कैप्टनसी कौन करेगा। तो कैप्टनसी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हेनरी क्लासन को थोड़े दिनों के लिए दे, लेकिन पता नहीं, वी नेवर नो कि किसी और के बारे में सोच रहे हो तो ट्रेविस हेड भी एक ऑप्शन है कैप्टनसी को लेके। बट लेट्स सी। और हैदराबाद ने कुछ अच्छे बाइज किए थे जिसमें ईशान किशन को लेना बहुत सही था, क्योंकि हैदराबाद के साथ एक चीज होती थी कि हैदराबाद के दोनों ओपनर्स इस तरीके से हैं कि वो चले तो बहुत अच्छा चलेंगे, नहीं तो वो पहले ही ओवर में दोनों निपट के चले जाएंगे। तो इनके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि 3 नंबर पे या 4 नंबर पे माकरम को रखना और बाकी लोगों को रखना, ये अपने फायर पावर को थोड़ा सा लो कर रहे थे, क्योंकि माकरम के आने के बाद हेनरी क्लासन का आना उस तरीके का फायर पावर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। अब ईशान किशन के होने की वजह से अगर ईशान किशन को ये 3 नंबर खिलाते, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन को 3 नंबर ही खिलाना चाहिए हैदराबाद की टीम में, वो स्टेबिलिटी दे सकता है कि वो एक तो वो ओपनर खुद है और ऊपर से दोनों ओपनर वो आउट भी हो जाते हैं। तो ईशान किशन जिस तरीके की ओपनिंग करता है, ईशान किशन लप्पे नहीं चलाता, अंधाधुंध नहीं मारता है, तो ईशान किशन गेम को बढ़ा सकता है। और ईशान किशन वो स्टेबिलिटी देते हुए इनिंग को बिल्ड करते हुए वो रन रेट को भी स्लो नहीं जाने देगा। तो ईशान किशन एक अच्छा ऑप्शन है नंबर 3 के लिए, और ईशान किशन के लिए ये साल रिडेम्पशन का होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई ईशान किशन को भूल गया है और
और टीम के गेम प्लान से ही बाहर है। ईशान किशन का ये साल रिडेम्पशन वाला होना चाहिए और ईशान किशन को परफॉर्म भी इस तरीके से करना चाहिए कि ये ईशान किशन का लास्ट आईपीएल सीजन है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केकेआर, लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियन। केकेआर से एक गलती हुई कि श्रेयस अय्यर को वो रोक नहीं पाए, और दूसरी गलती ये हुई कि वेंकटेश अय्यर को अगर इन्हें ये चाहिए था तो उसको रिटेन नहीं किया और उन्होंने ऑक्शन टेबल पे उस पे कुछ ज्यादा स्पेंड कर दिया और उसके बाद कैप्टन भी नहीं बनाया, जो कि बहुत सही चीज है क्योंकि वेंकटेश अय्यर पे अब प्राइस टैग का एक प्रेशर होगा और ऊपर से कैप्टनसी भी दे देना, शायद वो क्रम्बल हो सकता था उस प्रेशर के नीचे। तो अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाना ये बहुत स्मार्ट डिसीजन था। अजिंक्य रहाणे के पास भी एक रिडेम्पशन वाला ईयर है क्योंकि जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे को कोई भी फ्रेंचाइज अब तक रिटेन नहीं कर रहा है, मतलब अजिंक्य रहाणे का जो जर्नी रहा है वो कई टीम्स के साथ रहा है, मुंबई, चेन्नई, केकेआर और एक दो टीम है, मैं नाम भूलो, पुणे वॉरियर्स के साथ था। तो अजिंक्य रहाणे भी अपने इस सीजन को मेक और ब्रेक के तरह देख सकते हैं क्योंकि इस साल के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे अगर ऑक्शन टेबल वगैरह पे आते हैं तो शायद अब अजिंक्य रहाणे को कोई ना ले। तो अजिंक्य रहाणे को अगर इस मिक्स में रहना है कि टीम्स उन्हें खरीदे और उन पे वो बिड हो, तो अजिंक्य रहाणे को एज अ बैटर, एज अ कैप्टन परफॉर्म करने की जरूरत है। और अगर ये चीज हो जाती है तो अजिंक्य रहाणे के लेगेसी के लिए बहुत अच्छा होगा कि अपने करियर को एक हाई नोट पे भी खत्म कर सकते हैं अगर अजिंक्य रहाणे करना चाहे, क्योंकि प्लेयर्स को भी पता होता है कि कौन सा साल उनके लिए किस तरीके से जाने वाला है। जैसे शिखर धवन लास्ट ईयर तक पंजाब के कैप्टन थे और इस बार शायद किसी ने खरीदा ही नहीं है, तो अजिंक्य रहाणे भी इस सीजन को मेक और ब्रेक की तरह देख सकते हैं। अभी 3 साल का टाइम है, अगर अजिंक्य रहाणे 3 साल कैप्टन करते केकेआर के लिए तो वो काफी अच्छा रहेगा। वेंकटेश अय्यर को बीच में अगर कैप्टन बनाते तो लेट्स सी केकेआर किस डायरेक्शन में जाता है और किस तरीके से डिसाइड करता है। और केकेआर ने चैंपियन डीजे ब्रावो को अपना मेंटर बनाया इस साल के लिए, तो लेट्स सी। डीजे ब्रावो ने अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा मेंटरशिप किया था, जो 2024 के टी20 में अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तो वहां पे एक अच्छा रेपुटेशन बिल्ड हुआ था ब्रावो के लिए। और आज का वीडियो फिर से एक बार लंबा हो गया है तो इसको फटाफट से रैप अप करते हैं। दो और चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वालों ने 100 करके एक लीग है जिसपे इनके 50 से 60 प्लेयर ने नाम दिए थे और वो 50 से 60 पूरे के पूरे अनसोल्ड गए। और इस पे इनकी मीडिया या इनके वहां के लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि इसके पीछे आईसीसी का हाथ है और 100 में जो टीम्स हैं जिनके ओनर बेसिकली इंडियंस है, इसलिए इनके प्लेयर्स अनसोल्ड गए। तो फैक्ट की अगर बात करें तो 100 में 8 टीमें हैं जिसमें से 4 के ओनर्स में इंडियन नाम है और सिर्फ 4 में है ना, बाकी 4 टीमें ले सकती थी। उनके लिए तो इजी ऑप्शन है कि उनका कंपटीशन नहीं है, अगर वो बिड करते हैं तो उनको इजीली वो प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स को किसी ने कौड़ी के भाव भी नहीं खरीदा। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इनका जो एक लेजेंडरी क्रिकेटर है इस्माम उल हक, जो कि हर आईसीसी इवेंट के बाद कुछ ना कुछ बकवास करता ही है, उसने एक और बकवास की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। वो कहता है कि वो अपने लाइव टीवी में इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है जैसे उसको सब कोई देख ही रहा है। उसने रिक्वेस्ट ये करी है कि वो बाकी सारे बोर्ड, मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो जिनको ये अमीर समझते या जिनको ये फॉलो करते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आईपीएल को वो बॉयकॉट कर दे। और आप लोगों को ये हैरानी होगी जान के कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को बैन कर दिया। उन्होंने अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि पीएसएल में पार्ट लेने मत जाओ, पीएसएल को बैन किया है क्योंकि जब पीएसएल हो रहा होगा उस टाइम पे इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होगी और इंग्लैंड के प्लेयर इंडिया में आके खेल रहे हैं, लेकिन पीएसएल खेलने कोई भी नहीं जाएगा, मतलब इनका रिटायर्ड क्रिकेटर भी शायद ना जाए। तो इस तरीके के इनके स्टैंडर्ड है। और वैसे भी इनके पीएसएल में आज तक कोई करंट मतलब ऐसा क्रिकेटर, मेन स्ट्रीम का क्रिकेटर कोई भी नहीं किया। और अब तो वैसे भी बोर्ड ने ही मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने पहले ही बैन कर रखा था, इंग्लैंड वालों ने अब बैन कर दिया, ले दे के इनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब ये फॉरेनर्स के नाम पे शायद श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल वालों को ही खिला पाए अगर वो जाते हैं। तो अगर वो भी बैन कर देते तो फिर इनके पास फॉरेनर के नाम पे सिर्फ कोचेस रह जाएंगे, उसके अलावा इनके पीएसएल में कोई खेलने नहीं आ रहा। और हैरी ब्रुक ने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया है कि वो आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हैरी ब्रुक पे 2 साल का बैन लग गया, 2 साल का या 3 साल का बैन लग गया। तो हैरी ब्रुक अब दिल्ली के पार्ट नहीं है, अब दिल्ली उनके जगह पे रिप्लेसमेंट किसको लेके आते हैं, लेट्स सी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जाने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ 2 मैसेजेस के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। हमारे आस-पास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आस-पास आते तो प्लीज़ उन्हें भगाएँ नहीं और हो सके तो उन्हें थोड़ा-सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार ज़रूर दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है और अपने घर के अंदर और बाहर पेड़ ज़रूर लगाएँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।